बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की। बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की। हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को। गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ही दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। किसान भाई बहन मन नमस्कार जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में रौरे मन के बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाई बहन मन स्वागत तो रौरे मन को हुएला और होते रही। देखो आजकल रौरे मन देखा थी कि कोरोना काल कर बहुत ज़्यादा मतलब महामारी हो जा है। से ले रौरे मन से आरजू विनती करत थी कि रौरे मन अपन घर में रहू, सेफ रहू और छुआ मन कर खास विशेष ध्यान देव। उमन के सामाजिक दूरी बना के रखे बोलूँ, मास्क लगा के बोलूँ, साबुन से डिटोल से हाथ के हमेशा धोए बोलूँ। तो ये बात के रौरे मन याद रखब और ख्याल रखब। तो चलू अपन कार्यक्रम के आगे बढ़ा थी। आज कर जानकारी ओकर बारे में रौरे मन की जानकारी देव मकिल जानकारी लेव कर आगे चलू हमारे देखा थी कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। राज्य के कृषकों को दिया जाता है अनुदानित दर पर संकर बीज। पशुपालक रखें पशुओं के प्राथमिक उपचार का ज्ञान। फूलों की बेहतर कटाई करता है रोज सिकेटियर। राज्य के कृषकों के कल्याणार्थ कृषि निदेशालय द्वारा चलाई जा रही योजनाओं में एक महत्वपूर्ण योजना है अधिसूचित संकर बीज वितरण योजना। इस योजना के तहत धान, मक्का, ज्वार, सरसों एवं सूर्यमुखी के संकर बीज सूचीबद्ध कंपनी के अधिकृत विक्रेता द्वारा अनुदानित दर पर दिए जाने का प्रावधान है। हमारे पशु विशेषज्ञों का मानना है कि पशुपालक मित्रों को पशुओं के प्राथमिक उपचार का ज्ञान होना चाहिए। जैसे पशु यदि बीमार हो तो उसका तापमान लेना, लक्षणों को देखकर बीमारी का अनुमान लगाना, घाव पर मक्खी बैठने नहीं देना, उस पर मरहम पट्टी करना इत्यादि। प्राथमिक उपचार का ज्ञान होने से आकस्मिक समय में या डॉक्टर के आने से पहले पशुपालक अपने बीमार पशु का इलाज कर सकता है, उसे बचा सकता है। मक्का हमारे यहाँ किसान मुख्य रूप से लगाते हैं। मक्का के बेहतर पैदावार के लिए उन्नत किस्मों का चयन किसान भाइयों को करना चाहिए। कृषि विशेषज्ञों द्वारा झारखंड के लिए मक्का के उन्नत प्रभेद हैं सुआन, बिरसा विकास मक्का 2। यदि हाइब्रिड प्रभेद लगाना चाहें तो कंचन और HQPM 2 और 5 नामक प्रभेद लगा सकते हैं। सुआन, बिरसा विकास मक्का 2 ये मक्का के उन्नत प्रभेदों में अच्छे माने जाते हैं। वहीं हाइब्रिड प्रभेद हैं कंचन, HQPM 2 और 5। 1 हेक्टेयर भूमि के लिए 20 किलोग्राम बीज पर्याप्त होता है। ये प्रभेद लगभग 80 से 100 दिनों में तैयार हो जाते हैं। इन्हें लगाकर किसान प्रति हेक्टेयर लगभग 45 से 80 क्विंटल तक मक्का की उपज पा सकते हैं। मटर की फसल में इन दिनों चूर्ण लासिता रोग यानी पाउडरी मिल्ड्यू के प्रकोप की संभावना रहती है, जिसमें कि मटर के पौधों में सफ़ेद चूर्ण जैसा लग जाता है, जिससे कि पौधों की बढ़वार कम हो जाती है और फलन प्रभावित होता है। पाउडरी मिल्ड्यू से अधिक प्रकोप से पत्ते सूखकर झड़ने लगते हैं, जिससे किसान भाइयों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। पाउडरी मिल्ड्यू रोग के नियंत्रण के लिए सल्फर युक्त दवा 3 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करना अच्छा होता है। अन्य समस्याओं के लिए कृषि विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। फूलों की कटाई करनी हो या पौधों के डंठलों की छटाई करनी हो, इन कामों के लिए बेहतर उपकरण है रोज सिकेटियर। आइए जानते हैं इस उपकरण में और क्या खूबियां हैं। ये है रोज सिकेटियर। पौधों एवं फूलों की बेहतर कटिंग के लिए इसका इस्तेमाल होता है। इस उपकरण में तेज एवं जंग रोधी एक ब्लेड लगा होता है जो फूलों एवं पौधों के डंठलों को आसानी से काटता है। सबसे खास बात इस उपकरण की ये है कि पौधों के काटे गए हिस्से उसी में फंसे रहते हैं, जिसे आप उचित स्थान पर फेंक सकते हैं
और अब एक नजर राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 25 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 25 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर अधिकतम 28 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर अधिकतम 27 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस। धनबाद अधिकतम 27 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। किसान भाई बहन मन, कृषि समाचार में रोरो में तकनीक कर बारे में, उपकरण कर बारे में, मौसम कर हाल कर बारे में और कृषि संबंधी नवा जानकारी मिलत। एखन बेरा हो जाए एक छोटा सा विराम के। हम विराम के बाद घूर के आवा थी और रोरो मन की जानकारी देवा थी। भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि एक मुख्य स्तंभ की तरह है और हमारे किसान अन्नदाता। लेकिन कभी कभी प्रकृति के सख्त तेवर के कारण हमारे किसानों को उचित कृषि उत्पाद हासिल नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में उन्हें सुरक्षित रखने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रदान की गई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को किसानों तक पहुंचाना और उन्हें लाभान्वित करने का काम बैंक और राज्य स्तरीय बैंकर समितियां यानी SLBC की हैं। इनमें सार्वजनिक और निजी वाणिज्यिक बैंक के अलावा क्षेत्रीय, ग्रामीण, सहकारी बैंक के साथ साथ कई प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण समितियों को भी शामिल किया गया है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों का नामांकन जरूरी है। इस समय 540 बैंक की 1.5 लाख शाखा के द्वारा किसानों का नामांकन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक कारगर उपाय है। यह हमारे लिए सुरक्षा कवच की तरह है। फसल अगर बर्बाद भी हुई तो भी हमें मुआवजा मिल जाता है। जमीनी स्तर पर की गई समीक्षा और अध्ययन के आधार पर कृषि मंत्रालय भारत सरकार की योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कई बदलाव किए गए हैं। इस बदलाव के कारण किसानों की समस्याओं का निदान कर उन्हें और सशक्त बनाया जा सकेगा। इसके अलावा SLBC और बैंकों के कार्यों और भूमिकाओं को और अधिक विस्तृत किया गया है। इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसानों का नामांकन अब उनकी इच्छा पर निर्भर है। वो नामांकन के लिए स्वतंत्र हैं। योजना के बेहतर कार्यान्वयन के लिए बैंकों के कार्यों में किसान अकाउंट के दावे का निपटान, ऋणी किसानों का प्रीमियम काटना और गैर ऋणी किसानों से प्रीमियम जमा करवाकर बीमा कंपनी को भेजना, राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर किसानों के विवरण की अपलोडिंग, फसल हानि की समीक्षा को सुनिश्चित करना और किसानों की फसल हानि की सूचना बीमा कंपनी तक पहुंचाने का काम भी बैंकों के द्वारा ही किया जाएगा। इसी प्रकार योजना को क्रियान्वित करने वाले बैंक योजना से संबंधित विशेष जागरूकता अभियान को समय समय पर ऋणी और गैर ऋणी किसानों के लिए आयोजित करेंगे। ऋणी किसानों को योजना में भाग लेने के लिए उन्हें कॉल या SMS के द्वारा भी संपर्क और सूचित किया जाएगा। नामांकन की सुविधा के लिए जन धन खाता या बचत खाते का होना जरूरी है। गैर ऋणी किसानों का बैंक में खाता मौजूद नहीं है तो पहले उनका बचत खाता खोलकर सभी सुविधाएं दी जाएंगी। बैंक की शाखाओं को घोषणा पत्र की हार्ड और सॉफ्ट कॉपी को भविष्य में पत्राचार के लिए संभाल कर रखना होगा और उसकी एक कॉपी या एक्नॉलेजमेंट किसान के हवाले किया जाएगा। नामांकन के लिए कट ऑफ डेट से 2 दिन पहले तक बीमा के लिए फसल का नाम बदलने का प्रावधान होगा। बैंक की शाखाएं नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल पर सभी विवरण भी दर्ज करेंगी। सभी किसानों और विशेष ऋणी किसानों के आधार नंबर को जांचकर बैंक द्वारा अपडेट किया जाएगा। राज्य और जिला अधिकारी, संबंधित एजेंसी और बीमा कंपनी के समक्ष किसानों को शिकायतों की सुविधा प्रदान करने का काम भी बैंकों के द्वारा किया जाएगा।
SLBC बैंकों के लिए स्थापित एक शीर्ष संस्था है। यह संस्था राज्य सरकार और भारत सरकार के साथ समन्वय स्थापित कर सदस्य बैंकों के द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को क्रियान्वित कर भारत के किसानों को सशक्त करने का काम कर रही है और उसका सीधा लाभ हमारे देश के किसानों तक पहुंचाया जा रहा है। सशक्त किसान, देश की शान। तो चलू आज के जानकारी है उकर कर विधि और उकर देखभाल। भाई तो बहुत बढ़िया बात है, बहुत जरूरी बात है कि वर्मी कंपोस्ट बनाए कर विधि और उकर देखभाल कर बारे में तो कह कर मतलब है कि अन्य खाद कर तुलना में वर्मी कंपोस्ट 3 गुना ज़्यादा पोषक तत्व देवेला। तो चलो एक और खास जानकारी और विशेष जानकारी सीधे चले थे मेरे हार पलांडू और हमारे का जो विशेषज्ञ साहब हैं उनका नाम है धनंजय कुमार। हर किसान चाहते हैं कि अपने खेतों में कम लागत से अच्छी फसल की पैदावार करें, लेकिन इसके लिए वे फसल में रासायनिक खाद का प्रयोग करते हैं जो काफ़ी महंगा होता है। साथ ही धीरे धीरे खेतों की उर्वरा शक्ति भी कम होने लगता है। ऐसे में वर्मी कंपोस्ट के प्रयोग से जैविक खेती सबसे सुलभ और बेहतर तरीका माना जाता है। कुछ आसान विधियों से किसान भाई घर पर ही वर्मी कंपोस्ट तैयार कर सकते हैं। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप सभी का अपना कार्यक्रम कृषि दर्शन में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। इस वक्त हम आ पहुंचे हैं भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र हार पलांडू में और इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए विशेषज्ञ धनंजय जी हैं। आज हम इनसे जानेंगे कि वर्मिंग कंपोस्ट बनाने की क्या विधि है और उसका कितना महत्व है। वर्मी कंपोस्ट अभी जो हम लोग जैविक खेती की बात करते हैं तो जैविक खेती में जो है वर्मी कंपोस्ट का जिसे हिंदी में केचुआ खाद भी बोलते हैं, जैविक खाद भी बोलते हैं, उसका बहुत बड़ा महत्व है। क्योंकि जब तक हम जैविक खेती करने के लिए सोचेंगे तो जैविक खेती में क्या है कि हमको जो है जैविक खाद की मात्रा जो है, चाहे गोबर की खाद की हो या केचुआ खाद हो या हरी खाद हो, जब तक खेत में नहीं बढ़ाएंगे तब तक हमारा उत्पादन नहीं बढ़ेगा। और इसीलिए जो है जैविक खेती में जो है उत्पादन कम होता है, उसका कारण यही है। तो इसके लिए जो है सबसे अच्छा जो है जैविक खाद जो है वर्मी कंपोस्ट है। और वर्मी कंपोस्ट का अगर हम अपने खेत में प्रयोग करते हैं तो उससे क्या होता है कि जो रासायनिक खाद डालते डालते जो है हमारा अब खेत का जो केचुआ है वो मर गया। रासायनिक खाद डालते डालते खेत का केचुआ मर गया है, तो उसके कारण क्या है कि हमारा उत्पादन कम होते गया और हम रासायनिक खाद की मात्रा हम बढ़ाते गए। तो इसलिए जो है केचुआ खाद जो है बहुत ही अच्छा खाद है, जैविक खाद है। वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए पहले ऐसे स्थान का चयन करना चाहिए जहां धूप नहीं आती हो लेकिन वो हवादार हो। चारों ओर मेढ़ बना लें जिससे कंपोस्टिंग पदार्थ इधर उधर बेकार ना हो। सबसे पहले नीचे 6 इंच का एक परत जिसमें आधा सड़ा हुआ गोबर या वर्मी कंपोस्ट हो, उसमें थोड़ा उपजाऊ मिट्टी मिलाकर फैला दें। उसके बाद घर और रसोई की सब्जियों के अवशेष का एक परत डालें जो लगभग 8 से 10 इंच मोटा हो जाए। दूसरी परत को डालने के बाद पुआल, सूखी पत्तियां, गोबर को आधा सड़ाकर दूसरे परत डालें। प्रत्येक परत के बाद इतना पानी का छिड़काव करें जिससे परत में नमी हो जाए। अंत में 3-4 इंच मोटी गोबर की परत डालकर ऊपर से ढक दें और ऊपर बोरा डाल दें जिससे वर्मी आसानी से ऊपर नीचे घूम सकें। इसके बनाने का 3 तरीका है। पहला तो है कि जो आपको अनुदान में मिलता है तो उसमें जो है बेड बनाना पड़ता है ईटा और सीमेंट से, उसमें थोड़ा सा लागत ज़्यादा आता है। दूसरा जो है अभी जो है रेडीमेड बेड बना हुआ आ रहा है, प्लास्टिक का बेड, पॉलीथीन का बेड बना हुआ आ रहा है। वो लगभग 10 फीट लंबा, 3 से 3.5 फीट ऊंचा और 2.5 से 3 फीट चौड़ा रहता है। उसको आप कहीं पर भी लगा के कर सकते हैं। और तीसरा जो है अपने पारंपरिक ढंग से, जैसे कि आपके पास कहीं पर भी जो है थोड़ा सा छायादार होना चाहिए, तेज़ धूप और तेज़ बारिश से बचाव होना चाहिए। नीचे जो है ज़मीन में आप मिट्टी के संपर्क में नहीं रखेंगे। आप चाहे तो वहाँ पर
थोड़ा सा ईंटा लगा दें, खड़ंजा लगा दें या प्लास्टिक डाल दें और उसके ऊपर जो है आप पहला लेयर जो है सूखी हुई घास या सूखा हुआ पुआल जो है उसको डाल दें। उसके ऊपर जो है गोबर जो है गोबर डालें। गोबर के साथ साथ जो आपके खेत से जो भी अवशेष, खेती का अवशेष निकल रहा है, जैसे पत्ता गोभी का पत्ता हो, फूल गोभी का पत्ता हो या जो भी सब्जी या फल जो सड़ा हुआ है, उसको भी आप गोबर के साथ मिला करके और उस गोबर में डाल करके एक लगभग लंबाई तो आप जितना रखें लेकिन चौड़ाई जो है 2.5 से 3 फीट ही रखना चाहिए, जिससे कि आपको हाथ से काम करने में आसानी हो। उस तरह का बेड बनाने के बाद जो है उसमें जो है केचुआ ला करके आपको डालना होगा। केचुआ जो है किसान भाई, जो केचुआ खाद तैयार किया जाता है वह केचुआ ज़मीन वाला केचुआ से अलग है, हट करके है। आइसिनिया फोटीरा नाम का किस्म है जो गोबर ही खाता है या पौधे के अवशेष को खाता है। तो उसको आप एक बार कहीं से भी, जैसे रामकृष्ण मिशन में या और भी जो व्यावसायिक तौर पर जो किसान भाई जो है केचुआ खाद तैयार कर रहे हैं, उनसे जो है आप संपर्क करके एक बार केचुआ खरीद लें और फिर उसको आप डाल दें। एक अगर आप 10 फीट लंबा और 3 फीट चौड़ा और 1.5 से 2 फीट ऊंचा अगर बेड बनाए हैं तो उसमें एक बार में 2000 केचुआ आपको डालना पड़ेगा। उसके बाद केचुआ डालने के बाद जो है ऊपरी भाग को जूट वाला बोड़ा जो आता है, या अभी जूट वाला बोड़ा अगर नहीं मिल रहा है तो आप शेड नेट जो हरा वाला आ रहा है जो पौधा तैयार करने के लिए रखते हैं, तो उससे ढक दें। ढकने के बाद जो है हल्का हल्का पानी रोज़ देते रहें। 3 महीना के बाद जो है आपका खाद तैयार हो जाएगा। पहला लेयर आप देखेंगे कि ऊपर जो है चाय के पत्ती के जैसा भुरभुरा हो जाता है, आप उसको निकाल लें। उसके बाद फिर से थोड़ा चला दें, लेकिन सावधानी बरतना है कि कोई भी नुकीला चीज़ से जो है हमको उसको चलाना नहीं है, क्योंकि अगर नुकीला चीज़ से चलाएंगे तो हमारा केचुआ को नुकसान पहुंचेगा। इस तरह से 2-3 लेयर में जब आप निकाल लेंगे तो सबसे अंतिम लेयर में जो है जहाँ पर हम पुआल या घास, सूखा हुआ घास डाले थे, उस लेयर में और थोड़ा गोबर जो है रहेगा, वहाँ पर केचुआ की मात्रा ज़्यादा रहेगा। अब उस केचुआ को फिर से समेट लें उस गोबर और पुआल के साथ, पुआल भी और घास भी सड़ जाएगा, उसको समेट लें और फिर दूसरा बेड में जो है उसको डाल दें, जिससे फिर जो है आपको संख्या भी बढ़ जाएगा केचुआ का, और 1 से 1.5 महीना के बाद जो है आपका केचुआ खाद तैयार हो जाएगा। आमतौर पर 50 से 60 दिनों में वर्मी कंपोस्ट खाद तैयार हो जाती है। सबसे ऊपर के परत को हटाएं और उसमें से वर्मी को चुनकर निकाल लें। इस प्रकार नीचे की परत को छोड़कर बाकी खाद इकट्ठा कर लें। जहां तक वर्मी कंपोस्ट की महत्व की बात है, तो इस खाद में पोषक तत्वों की मात्रा साधारण कंपोस्ट की अपेक्षा अधिक होती है। भूमि की उर्वरता में वृद्धि होती है, फसलों की उपज में भी वृद्धि होती है। वर्मी कंपोस्ट खाद के प्रयोग से भूमि वायु का संचार रूप से होता है। यह खाद भूमि संरचना एवं भौतिक दशा सुधारने में सहायक होता है। इस खाद का भंडारण भी ज्यादा सहजता से किया जा सकता है। तो अगर किसान भाई वर्मी कंपोस्ट को सही विधि से बनाएं और उसका अपने खेतों में प्रयोग करें तो फसल की पैदावार अच्छी होगी। तो किसान भाई बहन मन, हम तो सोचा थी कि ई हार पलांडो जाए के धनंजय से जानकारी लेके और उनकी बढ़िया जानकारी मिलक। तो चलो हमरे दूसर जानकारी को बढ़ा थी। दूसर जानकारी जो है वो भी बहुत सुंदर है, बहुत बेस है कि ग्रीष्म काल में रौरे मन बोदी कर खेती कैसे करब, उकर देखभाल कैसे करब, उकर रख रखाव कैसे करब। तो इकर ले अगर बोदी कर खेती बढ़िया चाहे ग्रीष्म काल में, और कहे कर मतलब 2.5 फीट 3 फीट बोदी कर खेती चाहे, तो इकर जानकारी चाहिए नहीं। तो इकर लिए हमने चला थे सीधे हार पलांडू और हुआ कर जो डॉक्टर साहब हैं उनकर से जानकारी लेवा थी। अगर हम झारखंड में बोदी की खेती की बात करते हैं तो क्या संभावना है झारखंड में इसकी? किसान भाइयों, बोदी जिसको लोबिया के नाम से भी जानते हैं, इसकी खेती जो है पूरे वर्ष की जाती है। इसकी खेती को हरी फली के रूप में भी करते हैं, इसको ग्रेन्स के रूप में भी लेते हैं, इसको हरे चारा के रूप में भी लगाते हैं, और इसको जो हरा खाद बनाने के रूप में भी जो हम इसका प्रयोग करते हैं। तो अगर किसान भाई बोदी की खेती करना चाहता है
तो सबसे पहले जो है इसकी जलवायु की अगर बात करें तो इसके लिए जो है तापमान जो करीबन जो है 25 डिग्री से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस तक की तापमान की आवश्यकता होती है। और बीज के अंकुरण के लिए जो है करीब 20 से 22 डिग्री सेल्सियस की तापमान की आवश्यकता होती है। तो हम समझते हैं कि झारखंड के परिवेश में जो है बोदी की खेती की अपार संभावनाएं हैं। बहुत सारे हमारे किसान भाई जो हैं बोदी की खेती कर रहे हैं। इसके लिए अगर भूमि के चुनाव की अगर हम बात करते हैं तो इसके लिए जो है जीवाणु युक्त जो है दोमट मिट्टी जिसमें जल धारण की क्षमता अधिक हो सबसे उपयुक्त मानी जाती है। लेकिन झारखंड के सभी मिट्टी में जो है इसकी खेती की जा सकती है। खेत की तैयारी की अगर हम बात करते हैं तो आप खेत को जो है 3 से 4 बार गहरी जुताई करके उसके जो है समतल कर लें और समतल बन करके जो है क्यारी बना के जो है उसमें बीज का बुआई करें। किसान भाई ध्यान रखें कि आपका खेत में जो है नमी होना चाहिए ताकि जो है बीज का अंकुरण सही से हो सके। अगर नमी की कमी रहेगा तो अंकुरण में कमी होता है। इसलिए जो किसान भाई जो है बीज जो है खेत में नमी को बनाए रखें, उसके बाद जो है बीज को लगाएं। किसान आपने बताया कि झारखंड में जो है ग्रीष्मकालीन बोदी की काफ़ी संभावनाएं हैं, प्रचुर मात्रा में यहाँ पे खेती होती भी आ रही है और आगे भी काफ़ी संभावनाएं हैं। अगर हम ग्रीष्मकालीन बोदी की खेती की बात करते हैं तो किसान भाई किस समय इसकी करना चाहिए, समय क्या है इसका, उपयुक्त समय क्या है? किसान भाइयों, बोदी जो है तीनों से ग्रीष्मकालीन बोदी को लगाने का समय जो है मार्च से अप्रैल का महीना है। मध्य मार्च से अप्रैल मध्य तक जो है आप इसकी जो है बीज की बुआई अगर आप कर देते हैं तो इससे जो है अच्छी अगर उन्नत किस्मों का प्रयोग करते हैं इससे जो है अच्छा फसल आपको मिल सकता है। किसान भाइयों, जब ग्रीष्मकालीन बोदी की बात कर रहे हैं और जिन किसान भाइयों का जो है खेत में बोदी लगा हुआ खड़ी बोदी है, खड़ी फसल है, तो उसके लिए सबसे पहले जो है ग्रीष्मकालीन के समय में सिंचाई की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। हम जो है सिंचाई के लिए अगर आप मल्च पे लगाए हुए हैं, अगर ड्रिप है तो हर दिन जो है आधा घंटा 10 मिनट जो है आप जो है पानी सिंचाई करें। अगर आप जो है परंपरागत तरीक़ा से लगाए हुए हैं तो 10 दिन के अंतराल में 2 से 3 बार जो है आप जो है सिंचाई करें। और आप ये डिपेंड करता है कि आपका खेत में नमी किस प्रकार है। फिर भी जो है गर्मी के मौसम में जो है सिंचाई जो है 10 दिन के अंतराल में 3 से 4 बार अगर किसान भाई करते हैं तो उनका फसल अच्छा होगा। और उसके साथ साथ जो अगर हम खाद की बात करते हैं तो इसके लिए जो है लगाते समय जो है सड़ी हुई गोबर की खाद जो है 25 से 30 टन जो है प्रति हेक्टेयर किसान को डालना चाहिए। उर्वरक की अगर रासायनिक उर्वरक की मैं बात करता हूं तो किसान भाई उर्वरक डालने से पहले जो है आप खेत की मृदा की जांच करा लें, उसके उपरांत ही जो है रासायनिक खाद पोषक तत्व डालें। इस बोदी की खेती के लिए जो पोषक तत्व की अगर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की अगर बात करते हैं तो चूँकि ये दलहनी फसल है तो इसमें जो है 25 किलो जो है नत्रजन, 75 किलो जो है फास्फोरस और जो है 60 किलो जो है पोटास जो है केजी प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में किसानों को लगाना चाहिए। अगर किसान भाई जो है नत्रजन को यूरिया से देते हैं तो करीबन जो है उसके लिए जो है 50 से 55 किलोग्राम जो है केजी जो है यूरिया जो है खेत में डालना चाहिए। और किसान भाई जब भी यूरिया का प्रयोग करते हैं तो उसको 3 भाग में बांट लें। एक भाग को जो है मिसल डोज के साथ डालें और फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा डालें और बाकी का जो 2 भाग है उसको जो है अर्थिंग अप करने के समय में और निकाई गुड़ाई के समय में किसान भाई अगर करते हैं तो जो है उनका फसल जो अच्छा होता है। तो किसान भाई बहन मन बताओ ये दुइयो जानकारी रोज कैसे लगलक भाई? बेस जानकारी है ने। एगो और जानकारी देवे के है कि अगर रौरे मन से ये छूट गलक जानकारी नहीं देखे पारली तो कोई बात नहीं है, रौरे मन यूट्यूब में, फेसबुक में, ट्विटर में जाके देख सकीला और जानकारी के पा सकीला। तो आज रौरे मन इजाज़त दो मकिल एहे दिना और एहे बेरा नवा जानकारी के साथ और उपस्थित हो। तब तक इजाज़त दो। नमस्कार, जोहार। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन।